हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टँडर्ड का 6 लेसन जिसका नाम है ओलंपिक वर्तुळाचा गोफ ये पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मुझे आप एक आंसर दीजिए कि क्या आपको गेम खेलना पसंद है। यस, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर यस ऐसे ही आया होगा। तो बच्चों, ओलंपिक इसका मतलब ये होता है कि एवरी 4 ईयर्स में जो स्टेट लेवल पे टूर्नामेंट्स ली जाती है, दैट्स मीन्स ओलंपिक। वर्तुळ इसका मतलब है सर्कल एंड गोफ इसका मतलब है चैन। तो बच्चों, क्या आपको आपके टॉपिक का मीनिंग समझ में आया? वेरी गुड। तो चलते हैं हम प्रस्तावना की तरफ। ओलंपिक वर्तुळाचा गोफ जिसके लेखक हैं बाळ ज पंडित, जिनका जन्म हुआ 1929, मृत्यू 2015, जन्म 1929 आणि मृत्यू 2015। प्रसिद्ध लेखक वो क्या थे? फेमस रायटर, क्रिकेट सामन्यांचे समालोचक, पहिले शतक, कुमारांचे खेळ, क्रिकेटमधील नवलकथा इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध। अभी जो नाम मैंने लिए बच्चों, वो उन्होंने लिखे हुए बुक्स के नाम हैं। नाउ सेकेंड पैराग्राफ जो है वो इस लेसन में हमें क्या सीखना है? ऑलिम्पिक सामन्यांची सुरुवात का व कशी झाली, ऑलिम्पिक टूर्नामेंट्स जो है उसकी शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई, हे सामने भरवण्यामागील उद्दिष्टे कोणती, क्यों ये टूर्नामेंट्स ली गई, ओलंपिक वर्तुळाचा अर्थ काय, ये ओलंपिक जो सर्कल है उसका मीनिंग क्या होता है, या सर्वांचा आढावा प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी घेतला आहे। मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें इस लेसन में मिलने वाली है या फिर इस लेसन में लेखक ने हमें दी है। प्रस्तुत पाठातून जागतिक ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांविषयीची माहिती दिली आहे। जो स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स लिए जाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें इस लेसन में दी गई है। तो बच्चों, आपको प्रस्तावना समझ में आई? अभी जो फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी वो हमारे जो लेखक है बाळ ज पंडित, उनका फ़ोटो यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी शुरुआत करते हैं हमारे लेसन को। मनुष्याच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासात क्रीडेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे। मनुष्य मतलब माणूस, मानव, ह्यूमन बीइंग। सर्वांगीण इसका मतलब ऑल अराउंड। व्यक्तिमत्व मतलब पर्सनैलिटी। विकास जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। क्रीड़ा मतलब स्पोर्ट्स, खेल। महत्व वैल्यू। अनन्य साधारण इसका मतलब असामान्य। रिमार्केबल आहे, मतलब हम जो इंसान हैं, हम इंसानों के लाइफ में स्पोर्ट्स हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। दैट इज़ ट्रू, वो सही भी है, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने से, खेल खेलने से हम ज़्यादा फिट रहते हैं, क्योंकि उससे क्या होती है, एक्सरसाइज होती है। ऑटोमेटिकली हमारा जो शरीर है वो फिट रहता है, हमारी बॉडी फिट रहती है। और अगर हम मेंटली फिट है तो हमारा आगे का जो स्टडी है या फिर जो भी हमारा एम है वो हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। सर्व स्तरावर खेळले जाणारे क्रीडा सामने हे जगभरातील क्रीडाप्रेमींचे लक्ष वेधून घेणारे ठरतात। सर्व मतलब सब, स्तर, स्तर मतलब लेवल। खेळले मतलब जो खेला जाता है। क्रीडा सामने जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स जगभरातील पूरे वर्ल्ड भर में
क्रीड़ा प्रेमी जिन्हें स्पोर्ट्स से जो प्यार करते हैं उनका ध्यान उस तरफ खींच के लेते हैं. संपूर्ण जगभरातील क्रीडा सामन्यात ऑलिम्पिक क्रीडा सामन्यांना एक मानाचे स्थान आहे. मतलब पूरे वर्ल्ड के जो गेम्स होते हैं उसमें हमारे जो ओलंपिक गेम्स है, टूर्नामेंट्स है, उसे बहुत ही वैल्यू है. ऑलिम्पिक 2020च्या विजयाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून ऑलिम्पिक 2020च्या विजयाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून मतलब जो ओलंपिक 2020 होगा उसका एम हमें क्या करना है, आँखों के सामने रखना है. आपल्याला आवडणाऱ्या खेळावर लक्ष केंद्रित करून, आप में से किसी को क्रिकेट पसंद होगा, किसी को हॉकी पसंद है, बहुत सारे जो गेम होते हैं, खो खो है, रेसिंग करना है, रनिंग करना है और स्विमिंग है. तो आपको क्या करना है, एक ही खेल के ऊपर फोकस करना है और उसमें आपको पारंगत होना, मतलब उसमें एक अच्छी स्किल डेवलप करनी है. कैसे होगी वो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उससे वो डेवलप होगी. और आपको ऑलिम्पिक विजयाचे मानकरी होण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्नशील राहूया. बराबर है कि नहीं. अगर आप जो युवा पीढ़ी है तो आप ही क्या करोगे, आगे चलकर हमारा जो स्पोर्ट्स है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाओगे. और ये जो स्टेट लेवल पे गेम्स होते हैं बच्चों, इसमें हर एक स्टेट इन्वॉल्व होते हैं और उसमें से जो भी विजय प्राप्त करता है तो ये हमारे देश का नाम ऊंचा हो जाता है. ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी ही. ऑलिम्पिक गावाकडे आमची मोटार भरधाव वेगाने जात होती. ओलंपिक गावाकडे, ओलंपिक जहाँ पे ये स्पोर्ट्स होने वाले हैं उस विलेज की तरफ हमारी गाड़ी भरधाव मतलब बहुत ही स्पीड से जा रही थी. गर्दी प्रचंड असली तरी रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती. गर्दी मतलब वहाँ पे रश, गर्दी मतलब रश, प्रचंड मतलब बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी रहदारी इसका मतलब है कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था. क्यों? क्योंकि येण्या जाण्यासाठी वेगवेगळे रस्ते होते. आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते वहाँ पे थे. खेळाचे मैदान जवळ येऊ लागले. मतलब जैसे जैसे ही खेल का जो ग्राउंड है, मैदान मतलब ग्राउंड, वो नज़दीक, जवळ मतलब नज़दीक आने लगा, तसे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले. ये लेखक बता रहे हैं कि जैसे जैसे वो ग्राउंड नज़दीक आने लगा वैसे हमारा ध्यान कहाँ पे था, क्षितिजाकडे. क्षितिज इसका मतलब होराइज़न. जैसे लगता है ना कि माउंटेन पे एक कंडीशन होती है, अगर हमने माउंटेन के नीचे से देखा तो हमें लगता है कि अगर हम उस माउंटेन पे चढ़े तो हम स्काई को छू सकते हैं. वो जो एक स्थिति होती है ना होराइज़न की, लगता है हमें कि हम आसमान छू लेंगे, वैसे ही लेखक को लगने लगा. खूपच उंच अशा स्तंभावर एक भला मोठा ध्वज फडफडत असलेला आम्हाला दिसला. उंच मतलब बहुत ही ऊंचा. स्तंभ इसका मतलब है खाम, पिलर, कॉलम. और वहाँ पे ध्वज मतलब क्या, फ्लैग. अभी आपको स्क्रीन पे ये जो सर्कल दिख रहा है ना, यही क्या है, ओलंपिक का फ्लैग है. समझ में आया बच्चों. ओलंपिक सामन्यांचे ते स्वतंत्र निशान होते. ओलंपिक के जो टूर्नामेंट्स है उसके स्वतंत्र मतलब फ्री, ऐसे वो क्या था, निशान था. ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर
लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या व काळ्या रंगाची वर्तुळे एकमेकात गुंफलेली होती. ध्वजावरील, ध्वज मतलब जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि फ्लैग, तो इस फ्लैग पे आपको क्या दिख रहा है? पांढरा शुभ्र मतलब वाइट पार्श्वभूमि, उसका पार्श्वभूमि मतलब बैकग्राउंड, उसकी जो पिछले वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? वाइट होता है. और फिर उसमें क्या दिखता है? लाल, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लाल, पिवळ्या, लाल मतलब रेड, येलो, ब्ल्यू, निळ्या मतलब ब्ल्यू, हिरव्या ग्रीन व काळ्या मतलब ब्लैक, रंग मतलब कलर. ये वर्तुल मतलब क्या है? सर्कल, एकमेकात गुंफलेली होती. एकमेकात गुंफलेली इसका मतलब गोफ, जो हमारे टॉपिक का नाम है. तो वो किस तरीके से है? एक के अंदर है, एक है ना, एक चेन की तरह है, तो वैसे वो फ्लैग में होता है, वैसा ही वो फ्लॅग है. जणू 5 मित्रच हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साक्ष जगाला देत होते. उसमें से क्या दिख रहा है कि जैसे ये 5 फ्रेंड्स है और वो क्या कर रहे हैं कि जैसे हम फ्रेंड है वो बता रहे हैं, किसे? पूरे वर्ड को बता रहे हैं. ही 5 वर्तुळे म्हणजे जगातील 5 खंड. अभी ये जो 5 सर्कल्स हमें दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे ये बड़े खंड है, जिसका खंड इसका मतलब होता है कॉन्टिनेंट. ओके. त्याची शुभ्र धवल पार्श्वभूमी म्हणजे विशाल अंतराळ. अभी जो पार्श्वभूमि मतलब जो बैकग्राउंड, शुभ्र धवल वाइट बैकग्राउंड है, वो क्या लग रहा है? अंतराळ मतलब जैसे पूरा स्पेस, पूरा स्काय, आकाश. या ध्वजावर ऑलिम्पिकचे ब्रीद वाक्य लिहिलेले आहे. अभी इसके ऊपर ब्रीद वाक्य लिखा हुआ है. ब्रीद वाक्य मतलब क्या? घोष वाक्य मतलब स्लोगन. अभी क्या स्लोगन लिखा है? सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस. इसका मीनिंग आगे दिया है, देखो, म्हणजे गतिमानता. अभी गतिमान इसका मतलब है मूविंग. गतिमान इसका मतलब क्या है बच्चों? मूविंग. उच्चता मतलब श्रेष्ठत्व, वरचा दर्जा, एक ऊपरी लेवल. एंड तेजस्विता, तेजस्विता मतलब ब्राइटनेस, चकचकीतपणा. प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. प्रत्येक मतलब जो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट्स करने वाले हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा गतिमान होना चाहिए. गतिमान मतलब मूविंग होना चाहिए. आगे क्या दिया है? अधिकाधिक उंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे. अधिकाधिक ऊंची, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर हमें जाना है. किस तरीके से हमें उसमें यश मिलना ही चाहिए, इसका ध्यान हर एक जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उन्होंने रखना चाहिए. आणि बलसंवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजे. बल संवर्धन मतलब हमारा जो बल है, जो शक्ति है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए क्या करना है? श्रम करना है, मतलब हार्डवर्क करना है. असा संदेश हा ध्वज खेळाडूंना देत असतो. यही संदेश, ये जो हमारा फ्लैग है, वो फ्लैग हर एक जो स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं उन्हें देता है. समझ में आया? इसीलिए ये जो फ्लैग, जिसमें क्या लिखा है? सिटियर्स, ऑल्टियर्स एंड फोर्टियर्स. क्लियर? आपको यहाँ तक बच्चों कुछ भी डाउट नहीं है?
आगे चलते हैं। ऑलिम्पिक सामने या स्तंभाजवळ एक स्फूर्तिदायक मशाल सतत तेवत असते। अभी ये जो स्तंभ है, ये जो हमारा फ्लैग है, उसके बाजू में एक स्फूर्तिदायक मतलब प्रेरणा देने वाली मशाल, मशाल मतलब एक टॉर्च, सतत मतलब एवरी टाइम, तेवत इसका मतलब वो जलती रहती है, उसका जो लाइट है वो जलता ही रहता है। ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडापटूंसाठी आणि क्रीडा शौकीनांसाठी एक पर्वणीच असते। अभी ये जो ओलंपिक के गेम हैं वो जो भी वो स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं वो और जो भी वो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, शौकीन माने मतलब जिसे भी ये स्पोर्ट्स पसंद है देखना खेलना, उनके लिए एक पर्वणी इसका मतलब है एक फेस्टिवल होता है। पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व राष्ट्रातील सुमारे 5 ते 6 हजार खेळाडू या सामन्यांमध्ये भाग घेतात। पृथ्वीच्या पाठीवरील मतलब हमारे जो अर्थ के ऊपर सब जो राष्ट्र है उसमें से कितने प्लेयर इसमें पार्टिसिपेंट करते हैं, तो 5 से 6,000 प्लेयर्स। इमेजिन करो बच्चों, कितने प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेंट्स करते हैं। स्त्री खेळाडूंची संख्या 2,000च्या आसपास असते। स्त्री खेळाडू मतलब जो लेडीज़ पार्टिसिपेंट्स कितने रहते हैं उसमें 2,000 के नियर बाय रहते हैं। प्रेक्षागारात सुमारे 70 ते 80 हजार प्रेक्षक बसण्याची सोय असते, जहाँ पे ऑडियंस बैठ कर ये स्पोर्ट्स देख सके, उसके लिए कितने लोग बैठ सके ऐसा वो रहता है। तो 70 से 80,000 ऑडियंस वहाँ पे बैठ सकते हैं। प्रेक्षागर मतलब वहाँ पे ऑडियंस बैठ के ये स्पोर्ट्स देख सकते हैं। याशिवाय सुमारे 25,000 लोकांना हे सामने उभे राहून पाहता येतात। देखो मतलब बैठने वाले कितने ऑडियंस बैठ सकते हैं, तो 70 से 80,000 लोग, और खड़े होके कितने लोग देख सकते हैं, 25,000 लोग। सी पोहण्याच्या शर्यतीत 4-5 तलावही बांधलेले असतात। मतलब जो पोहने मतलब स्विमिंग का कंपटीशन जो होता है उसके लिए कितने लेक वहाँ पे तैयार किए हुए रहते हैं, तो 4 से 5 लेक वहाँ पे होते हैं। खेळाचे विशाल मैदान, खेलने के लिए विशाल मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही ह्यूज ऐसा ग्राउंड होता है। त्या भोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागार जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जहाँ पे ऑडियंस बैठ के वो स्पोर्ट्स देख सके, ऐसी जगह। रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सड़का, रहदारी मतलब जहाँ पे ट्रैवलिंग कर सके उसके लिए जानबूझकर बांधे गए रास्ता, सड़का मतलब रोड, रास्ता। लोहमार्ग पुरुष व स्त्री खेळाडू यांच्या निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती। ये जो हमारे प्लेयर्स है, पार्टिसिपेंट्स है, जो जेंट्स भी है और लेडीज़ भी है, तो ऐसे प्लेयर्स के लिए प्लेयर्स को रहने के लिए वहाँ पे रूम्स बांधे जाते हैं। इमारती मतलब बिल्डिंग भी होती है। वसति गृह जिसमें वो रहते हैं, हॉस्टल, वसति गृह जिसमें भोजन निवास किया जाता है, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। प्रेक्षकांच्या श्रमपरिहारासाठी सुसज्ज अशी विशाल उपहारगृहे, प्रेक्षक जो भी ऑडियंस है उनके लिए विशाल उपहारगृह मतलब रेस्टोरेंट बांधे हुए रहते हैं। असे हे मोठे गावच असते।
और ऐसा ये क्या होता है, बड़ा सा एक विलेज ही होता है. याला ऑलिम्पिक विलेज असे म्हणतात. इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, ऑलिम्पिक विलेज ऐसे कहा जाता है. ऑलिम्पिक विलेज, विलेज मतलब गाव. ऑलिम्पिक विलेज वसवण्याची कल्पना इसवी सन 1956 मेलबोर्न येथे मांडण्यात आली. अभी ये जो विलेज है ये क्यों बनाया जाए, तो इसका जो प्रस्तावना है, मतलब ये क्यों किए जाए, इसकी आइडिया जो है ये कब की गई, 1956 में. और कहाँ पे, मेलबोर्न. अभी ये मेलबोर्न क्या है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया शहर में जहाँ से ज़्यादा लोग रहते हैं, ऐसी एक सिटी. ओके. पहले ओलंपिक विलेज तितले. अभी हमारा फर्स्ट जो ओलंपिक विलेज है वो वहाँ पे ही था. ओलंपिक सामने दर 4 वर्षांनी होतात. अभी ये जो टूर्नामेंट्स है वो एव्हरी 4 इयर्स में होते हैं. हे सामने 5 दिवस चालतात. कितने दिनों तक ये स्पोर्ट्स लिए जाते हैं, 5 डेज तक लिए जाते हैं. इसवी सन पूर्व 776 हे सामने झाल्याची पहिली नोंद ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडते. त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंचा ऑलिव्ह वृक्षाच्या फांदीची माळ घालून गौरव करण्यात येत असे. अभी ये जो ऑलिव्ह वृक्ष, ये ट्रीज़ है, उसका एक हार किया जाता था और जो भी विनर्स हैं उनको वो पहनाया जाता था. अभी ये किस तरीके से है ये मैं आपको लास्ट में उसका पिक्चर मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगी. तो ये जो टूर्नामेंट्स हैं ये कितने दिनों तक चलते थे बच्चों, 5 दिन तक चलते थे. अभी इसवी सन पूर्व 776 मतलब 776 में ये टूर्नामेंट्स हुए थे. कहाँ पे, तो ग्रीस शहर में. ऐसे हमें हिस्ट्री में इसकी रिकॉर्ड हमें पता है, या फिर इसका रिकॉर्ड हमें हिस्ट्री में मिलता है. अभी उस टाइम पे, अभी तो बड़े बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो क्या करते थे, ऑलिव, ये जो ट्री है उसके जो पत्ते होते हैं उसका एक हार तैयार करते थे और उन जो विनर्स लोगों को पहनाया जाता था. ग्रीस देशातील अनेक शहरे परस्परातील भेदभाव विसरून या यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड स्वागत करत. अभी ग्रीस शहर है, उस शहर में लोग क्या करते थे, आपस में जो भी भेदभाव है ये सब भूलकर जो विनर्स हैं उनका सहे दिल से स्वागत करते थे. या सामन्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय सणसमारंभांच्या वेळी मानाचे स्थान मिळत असे. अभी इसमें जो भी पार्टिसिपेंट करते थे बच्चों, उनको जो राष्ट्रीय फेस्टिवल, सन समारंभ मतलब जो हमारे राष्ट्रीय फेस्टिवल कौन कौन से हैं बताओ. यस, जो 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये जो हमारे राष्ट्रीय फेस्टिवल होते हैं इसमें उन्हें वैल्यूएबल एक स्थान दिया जाता है जो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स करते हैं. पुढे ग्रीक सत्तेचा राज झाला. फिर आगे आगे क्या हुआ, जो हमारा ग्रीक सत्ता थी उसका वो नाहीशी झाली, मतलब वो जैसे हम बोलेंगे कि उसका नाश हो गया. ठीक है. आणि त्याबरोबर इसवी सन पूर्वी 394 हे सामने बंद पड़े. उसके बाद ये जो टूर्नामेंट्स थे वो बंद हो गए. कब बंद हो गए, 394 में
वो टूर्नामेंट्स बंद हो गए। तो ये जो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा, ये हिस्ट्री में कब ये टूर्नामेंट्स खेले गए हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मैत्रीचा मंत्र सांगणाऱ्या या ऑलिम्पिक सामन्यांची त्यानंतर इसवी सन 1894 साली आधुनिक जगाला आठवण झाली। मतलब उनको फिर से याद हुई 1894 में, जो इसवी सन पूर्वी 394 में ये जो ओलंपिक गेम्स है ये बंद हुए थे और फिर से उनको याद कब आई 1894 में। त्या वर्षी फ्रान्स देशात एक ओलंपिक कांग्रेस भरवण्यात आली होती। उस साल फ्रांस कंट्री में एक ओलंपिक कांग्रेस मतलब मीटिंग ली गई थी। त्या काँग्रेसला अनेक राष्ट्राचे प्रतिनिधी हजर होते। प्रतिनिधी मतलब रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रेझेंट थे। कुबर्टीन नावाच्या फ्रेंच क्रीडा तज्ज्ञाने या काँग्रेसमध्ये ऑलिम्पिक सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले। जो कुबर्टीन नाम का एक फ्रेंच स्पोर्ट्समैन है, उसने क्या किया, इस ओलंपिक को नया जन्म दिया। पुनरुज्जीवन इसका मतलब है रीबर्थ। शरीर संपदा वाढवण्यासाठी इसका मतलब है फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, बलसंवर्धन करण्यासाठी आणि प्रामुख्याने देशादेशातील मैत्री वाढून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी यासाठी प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्यांप्रमाणेच यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरवाव्यात असे ठरले। 1896 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात। कब से ये अभी शुरुआत की 1896 से। एवरी 4 ईयर के बाद ओलंपिक गेम्स लिए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। त्या निमित्ताने जगात सद्भावना मतलब गुड थॉट्स, गुडविल्स, समता, मैत्री, विश्वबंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागतात। या सामन्यात निरनिराळ्या 21 खेळांची तरतूद आहे। अभी इस ओलंपिक गेम में कितने खेलों की अरेंजमेंट की जाती है, तरतूद इसका मतलब है अरेंजमेंट होती है, तो 21 गेम्स की अरेंजमेंट इसमें की हुई रहती है। पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात। अभी इसमें जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स दिए जाते हैं। या सामन्यांच्या व्यवस्थेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती नेमलेली असते। या स्पर्धात भाग घेणाऱ्या प्रत्येक देशाचे 1 ते 3 प्रतिनिधी या समितीत असतात। मतलब जो कंट्री इस ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेंट्स करते हैं उसमें से 1 से 3 रिप्रेझेंटेटिव उसमें रहते हैं। या समितीमध्ये खेळांची व्यवस्था त्या खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघाकडे असते। ऑलिम्पिक सामन्यांसाठी लागणारा खर्च फारच मोठा असतो। मतलब इसके लिए खर्च जो आता है वो ज़्यादा होता है। हा सर्व पैसा स्पर्धक देश उभा करतात। स्पर्धक देश मतलब कौन, जो कॉम्पिटिटिव रहते हैं वो खड़ा करते हैं। क्रीडेच्या क्षेत्रात जातिभेद नाही, धर्मभेद नाही कि वर्णभेद नहीं। ये जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं उसमें कोई भी जात का खिलाड़ी हो, कोई भी धर्म का हो या कोई भी वर्ण का हो, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। इथे सर्वांना समान संधि मिळते। इसमें सबको इक्वली चांस, संधि मतलब चांस दिया जाता है। अमेरिकेतील जेसी वोवेन्स हा वंशाने आफ्रिकी खिलाड़ू। अभी अमेरिका कंट्री में से जो जेसी वोवेन्स ये जो है उसका वंश कौन सा है, वंश मतलब फैमिली, कुटुंब, वो कौन से है, अफ्रीकी।
इसका ये जो प्लेयर है इसका फ़ोटो मैंने वीडियो के एंड में लगाया है बच्चों, तो आपको वो ज़रूर पता चलेगा कि कौन से प्लेयर वो थे। 1936मध्ये बर्लिनला झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्याने 4 अजिंक्यपदे मिळवली होती। उसने कितने प्राइजेस लिए थे? तो 4। इतकेच नव्हे तर त्या 4ही बाबतीत त्याने नवे उच्चांक प्रस्थापित केले होते। मतलब जो प्राइज़ उसको मिले थे उसके लिए उसने एक अलग ही उच्चांक, अलग ही नाम लिया था, उसने उसमें प्रस्थापित किया था। अमेरिकेच्या यशाचा तो मोठा शिल्पकार ठरला। अमेरिकेनेच नव्हे तर साऱ्या जगाने या खेळाडूचा त्यावेळी केवढा गौरव केला। मतलब खाली अमेरिका, ये इस कंट्री में से ही उसको ज़्यादा गौरव किया गया ऐसे नहीं, मतलब कौतुक करने ऐसे नहीं, तो पूरे देश भर में उसका नाम प्राउडली लिया गया। केवढे कौतुक केले। वोवेनचा वर्ण, त्याचा देश हे सर्व विसरून साऱ्या जगाने त्याची प्रशंसा केली। मतलब उसका कौन सा देश है, उसका कौन सा वर्ण है, ये सब भूल के सब कंट्री में से सभी लोगों ने उसकी तारीफ़ की। प्रशंसा करना, उसकी तारीफ़ की। एमिल झेटोपेक हा चेकोस्लोवाकियाचा खेळाडू। 1952 साली त्याने हेलसिंकीचे मैदान गाजवले। एमिल झेटोपेक ये प्लेयर का नाम है। क्या किया था अभी उसने? तेथे त्याने 5000 मीटर धावणे व मॅरेथॉन या लांब पल्ल्याच्या शर्यतीत नवीन विक्रम केले। उसने क्या किया था? 5000 मीटर रेस की थी, नवीन विक्रम केले व नवा इतिहास घडवला। जगातील एक मानवी रेल्वे इंजिन अशी झेटोपेक ने ख्याति मिळवली होती। देखो बच्चों, उसे क्या नाम से बुलाया जाता था? तो मानवी रेल्वे इंजिन। यामुळे जगातील सर्व लोकांना झेटोपेकबद्दल तर अभिमान वाटलाच, पण त्याचबरोबर चेकोस्लोवाकिया देशाबद्दलही त्यांच्या मनात आदर निर्माण झाला। मतलब वो जिस देश में से था, जिस कंट्री में से था, उस कंट्री के बारे में भी सबको क्या लगा? रिस्पेक्ट लगा। लास्ट पैराग्राफ बच्चों, अफ्रीकेतील इथियोपियाचा अबेबे बिकिला, ये भी एक प्लेयर का नाम है। या खेळाडूने तर अनवाणी पायाने मैराथन लांब पल्ल्याची शर्यत जिंकली। अनवानी मतलब उसने पैर में कुछ भी नहीं डाला था, ना शूज़ ना चप्पल, और फिर भी वो मैराथन जीता था। एवढे मोठे अंतर त्याने 2 तास 15 मिनटात काटले। कितना टाइम लगा था उसे? 2 hours 15 minutes। फॅनी बकर्स या स्त्री खेळाडूने तर 1948 साली ऑलिम्पिकचे मैदान दणानून सोडले। 100 ते 200 मीटरच्या शर्यतीत प्रथम क्रमांक मिळवला। अभी ये किस बारे में बोला गया है? फैनी बकर्स, ये जो लेडीज़ प्लेयर है उसके बारे में। भारताने हॉकीच्या स्पर्धेत अनेक वर्षे अजिंक्यपद टिकवले। अभी हमारा जो भारत देश है उसने कौन से स्पोर्ट्स में प्राइज़ लिए? तो हॉकी इस स्पोर्ट्स में प्राइज़ उसने लिए। सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी खेळाडू ध्यानचंद यांचे नाव कित्येक वर्ष जगात सर्वांच्या जिभेवर नाचत होते। कौन थे वो प्लेयर? ध्यानचंद। आपको तो पता ही होगा वो कौन सा गेम खेलते थे? हॉकी। ऑलिम्पिक मैदानावर खेळाडू खेळत असतात,
तेव्हा खेळाडूंना पराक्रमाचा व प्रयत्नवादाचा संदेश देणारा ध्वज डौलाने फडफडत असतो. मतलब जब ये प्लेयर्स खेलते रहते हैं तो उनको संदेश देने के लिए ये जो फ्लैग है वो क्या होता रहता है, वहाँ पे ही रहता है. त्या ध्वजावरील 5 खंडांची 5 वर्तुळे समतेचा व विश्वबंधुत्वाचा संदेश जगाला देतात. अभी ये फ्लैग के ऊपर जैसे हमने पहले पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे 5 सर्कल्स होते हैं और वो इक्वालिटी का जो संदेश है ये पूरे वर्ल्ड को वो देते हैं. तर त्याच्या शेजारीच शूद्र विचारांचा अंधकार घालवणारी ज्योत तेवत असते. जो बुरे ख्याल है, शूद्र विचार, जो भी बुरे ख्याल है वो दूर करने के लिए एक ज्योत, एक लाइट वहाँ पे जलती रहती है. और इससे क्या होता है, जो भी प्लेयर्स है ओलंपिक में पार्टिसिपेंट्स करने वाले जो भी प्लेयर्स है उनको एक अलग ही प्रेरणा उससे मिलती है. तो बच्चों आपको ये लेसन समझ में आया होगा. अभी जैसे हमने मेंशन किया था कि इन प्लेयर्स का फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी. ये वो फ़ोटो है. पहले जो आपने देखा वो ऑलिव जो ट्री होती है उसका एक हार करके उन प्लेयर्स को पहनाया जाता था. कब? ईस्वी सन पूर्व 776 मध्ये. ये जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा है, ठीक है. ये है जेसी वोवेंस, ये है एमिल झेटोपेक और ये है अबेबे बिकिला, ये है ध्यानचंद. बच्चों आपको ये लेसन समझ में आया है. और इस ईयर भी टोक्यो में हमारी ओलंपिक गेम होने वाले थे, बट अभी ये जो सब करंट सिचुएशन है इस वजह से ये नहीं हो पाए. तो अभी 2021 में ये मैचेस खेले जाएंगे. आई होप बच्चों ये लेसन आपको समझ में आया होगा. अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. अपना ख्याल रखिए. टेक केयर.